जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के बारे में। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एक मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है और साउथ इंडियन बैंक की 871 ब्रांचेज हैं और 4 सर्विस ब्रांचेज हैं। 1500 के आसपास इसके एटीएम हैं, 53 एक्सटेंशन काउंटर्स हैं और 20 रीजनल ऑफिसेस हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये बैंक जो है ये अभी इसका शेयर पेनी शेयर के प्राइस में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस शेयर को आज हम लोगों ने बात करने के लिए क्यों चुना है, उसका रीज़न है कि ये शेयर किसी समय 32 रुपीज़ के आसपास, 32 to 35 रुपीज़ के आसपास इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था, बट अभी ये करंटली 10 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और इस शेयर ने पीछे एक साल के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। वो रिटर्न अराउंड 92-93% के आसपास, अगर हम इसको देखते हैं 23 मार्च जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन से आज तक का पीरियड अगर हम देखते हैं तो 92% के आसपास इस बैंक ने रिटर्न बनाकर दिया है। तो आगे ये सवाल उठता है कि अब इस शेयर में आगे किस तरह की मूवमेंट रह सकती है, क्या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या ये हमारे पैसे को जैसे लास्ट एक साल में इसने एप्रिशिएट किया है, क्या ये हमारे पैसे को इसी लेवल पर एप्रिशिएट कर सकता है। तो ये सारे सवालों के जवाब जो है वो हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि आप लोग ऐसी इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड एनालिसिस मिस ना करें। वीडियो में जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं कि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर में न्यूज़ बेस्ड चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। ये एक रिस्की शेयर है, तो आप लोग जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें वो बहुत ही छोटा होना चाहिए और वो आपकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी का 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो 1% भी आप लोग अपनी स्टडीज़ इस शेयर को लेकर कंप्लीट करने के बाद, पूरी तरह समझने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, अगर आपको ये शेयर इन्वेस्टमेंट के लायक लगता है, देन ओनली आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज मेरी सलाह है कि आप लोग इस तरह के शेयर से चाहें तो दूर रह सकते हैं। अब हम लोग साउथ इंडियन बैंक के फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह के फंडामेंटल्स कैरी करता है। 1730 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये आप लोगों को काम करता हुआ नजर आ रहा है। 9 रुपये 55 पैसे इसका करंट प्राइस है और 10 रुपये 80 पैसे इसका 52 वीक हाई है। तो अपने 52 वीक हाई से 1-1.5 रुपये नीचे काम करता हुआ ये आप लोगों को नजर आ रहा है और बुक वैल्यू जो है वो 30.2 है। तो एक पॉजिटिव बात है कि बैंक के पास अभी वो पोटेंशियल है कि एटलीस्ट अपने बुक वैल्यू तक भी ट्रेड करता है, तो ये आप लोगों को यहाँ से 300 गुना के आसपास रिटर्न दे सकता है। बट क्या इसमें इस बैंक में वो पोटेंशियल है, इस बारे में हम लोग वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को इसके ऊपर क्लैरिटी आती जाएगी। ROE जो है वो 1.93 है क्योंकि बैंक जो है वो इधर बहुत कम प्रॉफिट या लॉस रिपोर्ट कर रहा है कंटिन्यूअस। ROC जो है वो 6.01 है। अगर आप देखें तो इस बैंक में एक बहुत बड़ा डेट 89,927 का डेट आपको नजर आएगा और इंडस्ट्री का PE 25.2 है और इस स्टॉक का PE यहाँ अवेलेबल नहीं है। फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये के आसपास है, तो बोनस और स्प्लिट के चांसेस आगे शायद आप लोगों को देखने को ना मिले। आगे बढ़ते हैं और हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बैंक की परफॉर्मेंस किस तरह की रही है। तो मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक के आंकड़े आप लोगों के सामने हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अंदर जो रेवेन्यू होती है वो रेवेन्यू डिनोट करती है कि बैंक ने जो पैसा मार्केट में लगाया हुआ है उसके ऊपर बैंक को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट रेवेन्यू है और जो इंटरेस्ट उसके नीचे आप लोगों को नजर आ रहा है वो इंटरेस्ट बेसिकली वो पोर्शन है जो बैंक अपने
डिपॉजिट पर, करंट डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट्स के ऊपर या एफडीज के ऊपर या और अदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट पे करता है, ये वो इंटरेस्ट की फिगर है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो एक्सपेंसेस डिनोट करते हैं कि बैंक जो अपने डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और स्टाफ सैलरी और जितने तमाम एक्सपेंसेस होते हैं एक बैंक को रन करने में, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस वाले हेड के अंदर नजर आ रहे हैं। तो एक बार इसके अंदर एम्प्लॉय कॉस्ट भी देख लेते हैं, और एम्प्लॉय कॉस्ट हम देखें, एम्प्लॉय कॉस्ट को भी मैंने खोल दिया है आप लोगों के लिए। तो रेवेन्यू जो है बैंक की, जो जिसको टॉप लाइन बोलते हैं, वो हम देखें तो ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपैरिजन करें तो 1967 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि घटकर 1812 करोड़ की रह गई। इंटरेस्ट जो बैंक पे कर रहा है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सेविंग अकाउंट जो इसके अंदर बैंक में जो लोग पैसा रखते हैं, उसके ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में 1366 करोड़ किया था, और अब जो वो पे कर रहे हैं वो 1216 करोड़ कर रहे हैं। तो जो फिनेंसिंग प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, इसीलिए इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बोला जाता, इसको बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉफिट होता है उसको फिनेंसिंग प्रॉफिट बोलते हैं। आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस जो फिनेंसिंग प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, वो हमारे लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस बैंक को फिनेंसिंग प्रॉफिट की जगह फिनेंसिंग लॉस होता आ रहा है। अब इस लॉस की फिगर्स जो आप देखेंगे वो 16 करोड़ किसी समय थी, फिर 108 करोड़, 53 करोड़, 58 करोड़, और अप एंड डाउन में ये हमेशा लॉस में ही रही है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो दिसंबर 19 में 98 करोड़ का लॉस था फिनेंसिंग प्रॉफिट में, जो कि दिसंबर 20 में 392 करोड़ का नजर आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो अदर इनकम की वजह से बैंक में जो चेंजेस आते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे, वो फिनेंसिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर जब कन्वर्जन करके यहाँ पर जो फिगर आ रही है वो 122 करोड़ की है दिसंबर 19 में, जो कि अब 122 करोड़ माइनस में है। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो प्रॉफिट की फिगर दिसंबर 19 में 122 करोड़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर 20 में 122 करोड़ का लॉस है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 91 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ था, जो कि 92 करोड़ का नेट लॉस यहां पर रिपोर्ट होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वार्टर में भी ये 65 करोड़ प्रॉफिट में थे, बट दिसंबर क्वार्टर में इनका लॉस हुआ है। बैंकिंग सेक्टर है, रिटेल बैंकिंग करते हैं ये, और कुछ कॉर्पोरेट बैंकिंग भी करते हैं। ये एक मिक्स बैंकिंग सेगमेंट है। तो बैंकिंग के जितने भी काम हैं वो सारे रोल्स यहाँ पर सारे ही वे में काम होता है इस बैंक के अंदर। अब इसके एनपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। एनपीएस जो हैं वो दिसंबर 19 में 4.96 थे, जो कि अब सुधर कर 0.04% 4.90 का ग्रॉस एनपीए हमें नजर आ रहा है। और दिसंबर 19 में जो 3.44% का नेट एनपीए था, वो एक पॉजिटिव नोट पर 2.12% का नजर आ रहा है। तो एनपीएस की ओर से बैंक जो है वो काफी इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है, आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो बैंक ने लॉसेस किए हैं वो किस वजह से हैं, वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक ने जो लॉसेस किए हैं वो बैंक ने एनपीएस के रिगार्डिंग प्रोविजनिंग की है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये लॉस नजर आ रहे हैं। प्रोविजनिंग क्या होती है बेसिकली, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जो पैसा बैंक जिस पैसे को एनपीए करता है उसके अगेंस्ट बैंक प्रोविजनिंग करता है, और वो प्रोविजनिंग जो है वो करंट पीरियड के प्रॉफिट में से एक फिगर को कट करके अलग रख दिया जाता है। और वो फिगर अगर बैंक की वो फिगर लॉस में नहीं जाती है, मतलब एनपीएस जो है वो बैड डेट्स नहीं होते हैं, तो एनपीएस की जो रिकवरी होती है वो आने वाले टाइम में इनकम के रूप में बैंक को वापस मिल जाती है। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ मैं आप लोगों को ये एनालिसिस भी यहीं पर शेयर करता हूँ कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 में जो डिपॉजिट्स बैंक को मिले थे
वो 83,537 करोड़ के थे, जो कि +4% है लास्ट ईयर के क्वार्टर में, जो कि 80,451 करोड़ है। रिटेल डिपॉजिट्स जो बैंक को मिले थे वो 76,573 करोड़ थे, जो कि अगेन 8% प्लस है लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 20 Q3 फाइनेंशियल ईयर 20 से। और कासा रेशियो जो है वो कासा जो है वो 9% इंक्रीज है 23,322 करोड़ कंपेयर टू Q3 फाइनेंशियल ईयर 21,422। अब कासा क्या होता है, जिन लोगों को बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स के बारे में नॉलेज है वो लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको क्लियर कर देता हूं कि कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इसको कासा बोलते हैं। इसके अंदर जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक को, अगर ये रेशियो बहुत अच्छा है और ये रेशियो बढ़ता है तो ये बैंक को बहुत फेवरेबल होता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि कासा रेशियो में जो पैसा बैंक के पास बढ़ता है उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम पे करना होता है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव नोट होता है कि अगर किसी बैंक का कासा रेशियो इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखें तो एडवांसेस जो है वो बैंक के पास Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 में 63,353 है, जो कि 3% कम है Q3 फाइनेंशियल ईयर 20 से 65,334 करोड़ थे। NII जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 596 करोड़ है, जो कि Q3 में लास्ट ईयर 602 करोड़ थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 377 है, जो कि Q3 में 383 करोड़ थे। और जो बैंक की प्रोविजनिंग है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट आप लोगों को देखना और समझना चाहिए अगर आप बैंकिंग स्टॉक को डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 में जो प्रोविजनिंग की गई है वो 499 करोड़ की है, और वो 91% ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर 261 करोड़, जिसकी वजह से वो लॉस आप लोगों को वहां पर दिखाई दे रहा है। जो PCR है वो भी 72% है, और वो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2020 में 50.4 था। अब हम देखें कि बैंक ने NPS को लेकर किस तरह की बातें की हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 1920 एज अ रिजल्ट of focused and sustained effort through prompt and effective measure under the civil code before DRTs and civil code, one-time compromise settlement of accounts, assets, sale to ARC, etc. Bank could recover 529.66 करोड़ इंक्लूडिंग ARC sale of 74.71 करोड़ in NPA accounts। तो वन टाइम कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हुए हैं, जिसकी वजह से बैंक जो है वो 529 करोड़ के आसपास रिकवर कर सकता है, जिसमें ARC का 74.71 करोड़ भी इंक्लूड है। स्पेशल थ्रस्ट was given to selection of underwriting of credit, effective due diligence and improvement in credit administration to ensure improvement in the quality of assets. Or during the financial year, the gross NPA of the bank has increased. ग्रॉस NPA जो है वो आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आया 3,131 करोड़ से 3,261 करोड़। एंड नेट NPA में एक डिक्रीज है 2,163 करोड़ से 2,150 करोड़। ये कंपेयर मार्च 19 से मार्च 20 में है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज GNPA ग्रॉस NPA जो है वो 4.92% था, जो कि अब बढ़कर 4.98% हो गया है। और NPA की बात करें नेट NPA की, तो नेट NPA डिक्रीज हुआ है 3.45 के कंपैरिजन में 3.34% मार्च 19 से मार्च 20 में। इन स्पाइट, अब यहाँ पर बैंक ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है वो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड रिकवरी मेजर, द फ्रेश स्लिपेज ऑफ अकाउंट फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर से अगेन इनको एक NPA का हिट मिला है, रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ ग्रॉस NPA,
तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स को ये जो लोन दे रहे हैं, हालांकि ये उसके अंदर उससे मूव करके रिटेल सेक्टर की ओर बढ़ना चाह रहे हैं और बैंक उसके लिए कमिटेड दिखाई देता है। तो बैंक ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी की है। ये स्टेटमेंट जो है ये बैंक के पोर्टल से ही मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई है। रिजल्ट in the increase of gross NPA as a result of bank strong focus on recovery as well as initiative taken in underwriting credit and tracking early warning signals, the NPA level is expected to be moderate. तो बैंक को पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो इनके NPAs के लेवल हैं वो काफी हद तक सुधरते हुए हमें नजर आने वाले हैं। तो बैंक जो है वो काफी पॉजिटिव नजर आता है और बैंक जो है वो रिटेल बैंकिंग की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। आजकल आप देखें तो जो बैंक रिटेल बैंकिंग की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं उन सभी बैंकों की परफॉर्मेंस आने वाले टाइम पे सुधरती हुई भी नजर आ रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए IDFC फर्स्ट बैंक और येस बैंक। अब आप कहेंगे कि येस बैंक के बारे में आपने यहाँ पर क्यों बात की, तो येस बैंक का नाम लेने के पीछे रीजन ये है कि प्रशांत कुमार जी ने भी ये कमिटमेंट दी है येस बैंक में कि वो अब मोर टूवर्ड्स रिटेल बैंकिंग एंड MSME को फिनेंस करेंगे इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में एक बड़ा धक्का किसी भी बैंक को येस बैंक की पोजीशन पर लाकर खड़ा कर सकता है, स्पेशली अगर बैंक के जो ओनर हैं या प्रमोटर हैं अगर वो खुद ही बैंक के साथ इस तरह का धोखा करें तो ये एक और भी बड़ी बात निकल कर आती है। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में लोन, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में जो लोन देते हैं वो कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है किसी इंडिविजुअल बैंक के लिए, ये बात हमें येस बैंक को देखकर समझ में आती है। या आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि अगर कोई बैंक किसी कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग करने की वजह से किसी कॉर्पोरेट हाउस को 5,000 10,000 करोड़ का लोन देता है और वहां से किसी भी वजह से वो लोन डिफॉल्ट होता है, जैसा कि DHFL ने येस बैंक के साथ किया, तो आप समझ सकते हैं कि बैंक को इतना बड़ा धक्का लगता है कि बैंक बंद होने की कगार पे या दिवालिया होने की कगार पर भी आ सकता है। अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया होता तो माइट भी शायद येस बैंक की कंडीशन अभी आप लोगों को जो पोजीशन देखने को मिल रही है शायद वो पोजीशन भी देखने को नहीं मिलती। तो इसी तरह से साउथ इंडियन बैंक जो है उसने अर्ली स्टेप लेते हुए ये डिसाइड किया है कि अब वो रिटेल बैंकिंग की तरफ मूव करने वाले हैं और आने वाले टाइम में वो इसको लेकर स्टेप उठाना शुरू कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैंने आप लोगों को आगे जो न्यूज बता रहा हूं कि साउथ इंडियन बैंक गेट्स बोर्ड नॉट टू रेज 204 करोड़, 204 करोड़ जो है वो कैपिटल रेज करना चाह रहे हैं, अपने फंड्स रेज करना चाह रहे हैं और उस फंड्स को रेज करने के लिए साउथ इंडियन बैंक ने 1 रुपए का शेयर 8 रुपए 48 पैसे पर इंश्योरेंस कंपनीज को देने का फैसला किया है। और वो इंश्योरेंस कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ये देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस और SBI लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इनको बैंक जो है वो 8 रुपए 48 पैसे के ऊपर कंपनी के शेयर्स देगा और इससे बैंक फंड रेज करने का प्लान कर रहा है 204 करोड़ के आसपास। बैंक ने एक अप्रूवल और ली है 550 करोड़ के फंड रेज करने की टू केटर कंटिजेंसी, जैसे कि येस बैंक ने 10,000 करोड़ के फंडिंग की अप्रूवल अपने शेयर होल्डर से ली है। सेम उसी पैटर्न पे साउथ इंडियन बैंक ने भी एक फंडिंग अप्रूव करवा रखी है 500-550 करोड़ की, जिसको वो किसी भी कंटिजेंसी को संभालने के लिए आगे फ्यूचर में रखना चाहते हैं। तो साउथ इंडियन बैंक जो है वो काफी कमिटेड दिखता है, उसने प्रोविजनिंग की है, इसकी वजह से आप लोगों को उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट में लॉस भी दिखाई दे रहा है। एक साल में इस बैंक ने बहुत प्रॉमिसिंग रिटर्न दिए हैं, बहुत प्रॉमिसिंग मूव्स दिखाए हैं
और आगे अगर ये अपने एनपीएस को कंट्रोल करने के लिए कमिटेड दिखाई देते हैं और स्टेप्स उठाते हैं और वो स्टेप्स फ्रूटफुल रहते हैं, तो आप लोगों को आने वाले टाइम में इस बैंक में एक जंप देखने को मिल सकती है। साउथ इंडियन बैंक की एनालिसिस तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम लोग मिस्टर मुरली रामकृष्णन के बारे में बात नहीं कर लेते। मुरली रामकृष्णन इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ साउथ इंडियन बैंक, जिन्होंने रिसेंटली 1 अक्टूबर 2020 में इस बैंक को ज्वाइन किया है। और मिस्टर मुरली रामकृष्णन से इस बैंक को और इसके शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और उसका रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट करके बताता हूँ। मिस्टर मुरली रामकृष्णन होल्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंसिंग एंड मार्केटिंग फ्रॉम IIM बेंगलोर, ये तो इनकी क्वालिफिकेशन हो गई। ही हैज़ अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 34 ईयर्स, 34 साल का उनको एक्सपीरियंस है। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ही रिटायर्ड फ्रॉम ICICI बैंक एज सीनियर जनरल मैनेजर एट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट ग्रुप ऑन May 30, 2020। तो ICICI बैंक से निकलकर मिस्टर मुरली रामकृष्णन ने साउथ इंडियन बैंक को ज्वाइन किया, या आप कहें कि साउथ इंडियन बैंक ने इनको अपने यहाँ ज्वाइन करवाया या हायर किया। उसका सबसे मेन रीज़न जो कि है वो रिटेल बैंकिंग की तरफ बैंक का फोकस होना है, क्योंकि ICICI बैंक इंडिया के टॉप मोस्ट बैंक्स में से है जो रिटेल बैंकिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनके पास सैलरीज अकाउंट से लेकर इंडिविजुअल अकाउंट्स और इंडिविजुअल लोन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह के ग्रुप को, इस तरह के बैंक को मैनेज करने का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट आने वाले टाइम में आप लोगों को साउथ इंडियन बैंक में आता हुआ दिखेगा। तो मिस्टर मुरली रामकृष्णन की हायरिंग जो है वो डेफिनेटली साउथ इंडियन बैंक के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। इस बात की पूरी उम्मीद बैंकिंग इस बैंक को और इसके शेयर होल्डर्स को है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और इस बैंक के, इस शेयर के चार्ट को देख लेते हैं कि चार्ट पर ये शेयर कैसा नजर आता है। तो चार्ट पर जब हम शेयर को देखते हैं तो ये इसका जो RSI है वो 55 के आसपास है। स्टिल ये बुलिश जोन में है, 50 to 70 बुलिश जोन होता है, बट ये यहाँ पर आप लोगों को कुछ टाइम पीरियड के लिए कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है। अब जो मैं आप लोगों को यहाँ पर किसी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बैंक को स्टडी करके रखें, और अगर आप लोग की स्टडी भी इस बैंक को लेने के लिए आप लोगों को बोलती है, देन ओनली आप लोग इस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करें, और वो भी बहुत ही मार्जिनल छोटा अमाउंट, और ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो अभी इसका इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूं, और उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आप लोग बहुत ही ध्यान से चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 44 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, जो 44 डे मूविंग एवरेज 8.95 इंडिकेट करता है, और करंटली ये 9.55 के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो अपने करंट मार्केट प्राइस से, CMP से, ये 60 पैसा नीचे आप लोगों को इसका एक बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल जो ये शेयर फेस करने वाला है वो 10 रुपये 61 पैसे का है। तो वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, सो दैट ये डिटेल्ड एनालिसिस दूसरे शेयर होल्डर्स के पास भी पास ऑन हो सके। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि आप लोग मुझसे जुड़े रहें और आगे कोई इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिस ना करें। सो गाइस, thanks for watching. Keep investing. Stay safe. Thank you. Bye bye.